आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। डील की बाज़गाश, नवंबर में इमरान खान की रिहाई के दावे, मगर आज GHQ हमला केस में इमरान खान पर फर्दे जुर्म की तारीख मुकर्रर। मुकदमे का दीगर 13 मुकदमात से पहले और अलग ट्रायल करने का फैसला। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अडयाला जेल में पेशी के बाद दोबारा पेशावर रवानगी। इस मुकदमे में तफ्तीशी अफसर पर 33वीं पेशी पर भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी और इमरान खान से जेल में PTI रहनुमाओं की मुलाकात में उमर अयूब और शिबली फराज के जुडिशल कमीशन के लिए नाम फाइनल। इमरान खान की नई एहतजाजी कमेटी बनाने की हदायत। काजी फायज ईसा को 26वीं आईनी तरमीम पर बेनिफिशरी ठहरा दिया। लंदन में भी तहरीक इंसाफ वर्कर्स ने काजी फायज ईसा के खिलाफ मुजाहिरा किया और उनकी गाड़ी पर हमला किया। जज्बात और आज़ादी इज़हार राय अपनी जगह, लेकिन किसी सूरत भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता और इसकी मुकम्मल तरदीद ही करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लंदन में कानूनी दर्जगाह मिडिल टेम्पल के करीब चांसरी लेन पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया और साबिक चीफ जस्टिस मिडिल टेम्पल में एक तकरीब में शरीक थे। काजी फायज ईसा को अशाई तकरीब से पहले बेंच में मदऊ किया गया और एजाजी मेज पर जगह दी गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं कि जिन्हें मिडिल टेम्पल पर बतौर बेंचर मुंतखब किया गया, मगर इस अहम मौके का ख्याल किए बगैर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान ने ना सिर्फ मुजाहिरा किया बल्कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ इंतहाई बदतमीजी और गालम गलोच की मुकम्मल एक नई पुरानी रीत कह लीजिए, मगर उसको एक बार फिर एंडोर्स किया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुजाहिरीन से जुल्फी बुखारी, मलिका बुखारी, साहबजादा जहांगीर ने भी खिताब किया। जस्टिस काजी फायज ईसा को गालियां देने और नाजेबा जबान के इस्तेमाल पर वफाकी वजीर दाखिला ने सख्त एक्शन लेते हुए नादरा को हमला आवरों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। वजारत दाखिला की एक्स अकाउंट पर जारी बयान में यह कहा गया है कि फुटेजेस की मदद से लंदन में काजी फायज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वालों की निशानदही की जाए और हमला आवरों के खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमला आवरों के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे और उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी और शहरियत मनसूखी का यह केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। वजीर दाखिला ने यह भी कहा है कि इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते और किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ जब तहरीक इंसाफ तगड़े राब्तों की तस्दीक कर रही है, अदालतों से रिलीफ का तासुर भी है, मगर आज ही GHQ हमला केस में इमरान खान समेत 79 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। मुकदमे को 13 दीगर मुकदमात से अलग करके ट्रायल करने का फैसला भी कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानह 9 में के GHQ हमला केस में नामजद 123 मुल्जिमान में मुकदमे की नकूल तकसीम करने की कार्रवाई हुई। तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं समेत 32 मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम की गई। जज का जेल ट्रायल शेड्यूल मनसूख होने के सबब इमरान खान को मुकदमे की नकूल पहल तकसीम नहीं की जा सकी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि उनको भी दे दी गई है और तहरीक इंसाफ वकला ने भी तब खुद इमरान खान की तरफ से नकूल वसूल करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान को 2 रोज में चालान नकूल वसूल करने की हदायत जारी करते हुए 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद करके बाकायदा ट्रायल शुरू करने का अंदिया भी दे दिया है और 12 गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। मुकदमे में शेख रशीद की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। अहम तरीन केस है। इस केस की तफ्तीश शुरू हुए 17 माह हो चुके हैं। 9 में के इन मुकदमात के हवाले से SSP अनुष पहले ही ये दावा कर चुकी हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद, इंडिपेंडेंट गवाहान और फोरेंसिक्स मौजूद हैं टू सपोर्ट ऑल दिस? Yes, that is on the record, verified from the forensics, from the PEMRA, from FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file and all the evidence will be presented in the court. How will you prove a centrally coordinated conspiracy? Irrefutable evidence है. We are hoping कि हमने केस तैयार ठीक किया है, so हमारे पास almost सब कुछ मौजूद है। कोई एक ऐसा तगड़ा मवाद या कोई फॉर इंस्टेंस मैसेज ऐसा आपको आपके हाथ लगाओ जो एक्सपोज कर दे मुकम्मल तौर पे, इट बी ए बॉम्बशेल मैसेज जिसके अंदर खुद चेयरमैन जो हैं वो जहां अपने नंबर से वो इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को कि ये करना है,
and this is what is planned, या मैसेज टू द कोर ग्रुप भेज रहे हो, क्योंकि you're talking about the holistic picture है? I cannot comment on that because that would be too specific. GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करके अलग से ट्रायल करना तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान के लिए कई मुश्किलात के दर खोल देगा। नाज़रीन, इसी तरह अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया पेश हुई। बुशरा बीबी के वकील ने तफ्तीशी अफसर पर जिरा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील की गैर जरूरी सवालात पर एतराज उठा दिया। फिर समाअत के बाद बुशरा बीबी जमान पाक की बजाय एक बार फिर पेशावर चली गई और अडियाला जेल में ही आज तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने इमरान खान से मुलाकात की और इस मुलाकात में पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी अमूर में अलीमा खान की मुदाखलत का मामला उठाते हुए इस परेशानी का इजहार किया कि अलीमा खान हकायक जाने बगैर पार्टी रहनुमाओं पर तंकीद कर देती हैं मीडिया टॉक्स में और जेल मुलाकात में बानी पीटीआई को भी मिसगाइड करती हैं। अलीमा खान के खिलाफ शिकायत पर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हदायत देते हुए कहा कि अलीमा खान के बयानात को नजरअंदाज किया जाए। अलीमा खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ में तवील अरसे से ये शिकवे किए जा रहे थे। हमारे ही प्रोग्राम में एक सवाल पर वजीर आला अली अमीन गोंडापुर ने भी कहा कि अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। खान साहब ने कहा नहीं कहा और हो क्या रहा है इसके ऊपर तो अलीमा खान साहिबा सबसे ज्यादा सरापा है। मेरा लीडर इमरान खान है, अलीमा खान से मेरा कोई काम है और नहीं अलीमा खान का सियासत में कोई काम है और खान साहब ने बार बार कहा कोई काम नहीं है उसका। अब मैं अलीमा खान के बयान के ऊपर तो कमेंट ना करूंगा, ना मुझे करना चाहिए। वो खान साहब की बहन है, हमारी बड़ी है, हम उसकी इज्जत करते हैं। उसका भाई जेल में है, ठीक है, उसके जज्बात भी हैं। पार्टी मामलात में अलीमा खान और बुशरा बीबी की सरगर्मियों पर तहरीक इंसाफ अपने ही अंदर तशवीश में मुब्तला है। सियासी कायदीन के पस पुश्त चले जाने वाले और वकला रहनुमाओं के आगे आने से भी पार्टी में तजब्जुब पाया जाता है। शायद यही वजह है कि आज इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के लिए भी किसी वकील रहनुमा की बजाय उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज का नाम दिया है। पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुलाकात में इमरान खान को यह बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। इस पर इमरान खान ने नई एहतजाजी कमेटी और नई हिकमत अमली बनाने का फैसला किया। शोएब शाहीन के मुताबिक इमरान खान को जेल में पहले 10 दिन छोटे से कमरे में बंद रखा गया और अगले 10 दिन सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने की इजाजत दी गई। फैमिली और वकला से भी नहीं मिलने दिया गया। शोएब शाहीन के मुताबिक इमरान खान ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने भी दावा किया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का कहा है। इमरान खान कह रहे हैं ये टॉर्चर नहीं है तो और क्या चीज है। वो इमरान खान को बीमार करके, क्योंकि उनका खाना भी जो था खराब किस्म का ला कर दे रहे थे, उससे उनकी उल्टियां भी आई। इमरान खान कहते हैं एक दुश्मन भी हो तो दलेर होना चाहिए, बात करनी है सामने आके करें। इमरान खान ने ये भी कहा है हमें ये जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कोई डील नहीं करूंगा, आप जितनी मर्जी आईनी तरमीम ले आए, आप मुझे मिलिट्री जेल में डाल दें, मैं अपने मौकफ से बिल्कुल नहीं हटूंगा। आज ही खसूसी अदालत में साइफर के मुकदमे में जस्टिस अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकला सफाई के मुसलसल पेश न होने पर शदीद भरमी का इजहार किया। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने अदालत से अर्ज की कि वकला सफाई नहीं आए, रोज इल्तवा लें तो हमें किस बात की सजा है कि रोज सुबह आ जाएं। बाज गवाहान जिरा के लिए दुबई से आए हुए हैं और वकला सफाई आज भी इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पता नहीं कि सीनियर काउंसिल कब आएंगे। जज ने मुआवन वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। बादज़ां खसूसी अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 बार की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज करते हुए साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मगर साइफर केस का मुकदमा सुनने वाले जज अबुल हसनात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज शदीद और गैर मामूली भरमी का इजहार किया है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार जिस्मानी रिमांड देने और मिसकॉन्डक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात के रवैये पर शदीद भरम होते हुए रिमार्क्स दिए कि हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकॉन्डक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए। हमने साइफर के ट्रायल में इसकी कारस्तानियां देखी हुई हैं। जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात पर भरम होते हुए कहा कि दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ कि जिस तरह इसने ट्रायल किया है। यह आदमी धलड़े से यह काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। शदीद भरमी का इजहार है। जज अबुल हसनात ये वो जज है नाजरीन जिन्होंने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इन्होंने साइफर केस में वजारत कानून से राब्ता करके मुल्जिमान के लिए सरकार के नामजद वकला सफाई का एहतमाम किया था। उजलत में अहम गवाहों पर जिरा करके मुकदमे की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया।
इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात से पहले साइफर के मुकदमे के फैसले के हक में नहीं थे और जज अबुल हसनात इंतखाबात से पहले फैसला करना चाहते थे। उन्होंने रात गए तक समाते की, उजलत में फैसला दिया। अबुल हसनात के सजा सुनाए जाने के फैसले को उनकी अपनी ही बरादरी में शदीद तंकीद का निशाना बनाया गया और ये सवाल उठाए जाते रहे कि जज का काम उजलत में सिर्फ फैसला देना नहीं होता बल्कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना होते हैं, मुल्जिम को इंसाफ भी फराहम करना होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अदालतों से जुड़े तहरीक इंसाफ के मामलात के साथ साथ आज मियां नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त दायर कर दी है और इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी तरमीम के बाद अब यह केस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, इसे वापस नैब को भेजा जाए और अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नाज़रीन, नैब तरमीम से कानूनी महाज पर रिलीफ लेने वाला हुक्मरान इत्तेहाद अब 26वीं आईनी तरमीम से इक़्तिदार को दवाम बख्श चुका है और मौलाना फजल रहमान इंकशाफ कर रहे हैं कि इस दवाम के लिए हुकूमत ने 11 अरकान को पहले ही खरीद रखा था। 56 क्लाजेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और 56 क्लाजेस से हम उसको 22 क्लाजेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। सर, बिल्कुल जब रऊफ हसन समेत आपके दीगर लीडरान हमें आके दावा कर रहे थे कि मामलात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, ख्वाहिश से आगे बढ़ गए हैं हमारे रवाबित, तो फर्दे जुर्म के लिए 8 नवंबर की तारीख सेट कर दी गई है। GHQ हमला केस में 13 मुतलका केसेस को अलग कर दिया गया है और पिछले हफ्ते जो चलान की तफसीलात हमारे सामने आई थी उसके अंदर ये पता लगा कि रावलपिंडी में GHQ पर हमले के मुकदमे के चलान में इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 27 संगीन इल्जामात का अब सामना होगा। सो थिंग्स आर नॉट नेसेसरली मूविंग टुवर्ड्स व्हाट यू गाइज वर होपिंग। पहली बात तो ये है जी कि जो आपने रवाबित की बात की और रऊफ हसन साहब के हवाले से की, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैंने उस वक्त भी यही रिस्पॉन्स दिया था कि उनके जाती रवाबित तो बढ़ सके होंगे मगर ना हमारे रवाबित किसी से बड़े हैं और ना हमने किसी किस्म की एस्टैब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से इस हवाले से एंगेजमेंट की है। जो आपने जिक्र किया उस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपने देखा कि आज पेशावर में 9 मई के केस के हवाले से किस तरीके से एक्विटल हुआ है और वो सारे के सारे लोग जो 9 मई के झूठे केसेस के अंदर थे उनको आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया। और मैं ये समझता हूं कि हमारे उस मौकिफ की जो है वो जीत है, विक्ट्री है, जिसमें हम ये कहते रहे हैं कि ये झूठे मुकदमात हैं और जब ये लोअर जुडिशरी से ऊपर जाएंगे जहां पे जज शायद उतना प्रेशर नहीं लेते हैं, जहां पे जज जो है वो किसी की सिफारिश पे नहीं बैठे होते हैं, तो हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। और यही हुआ कि ये जो फैसला है पेशावर का, हम ये समझते हैं कि इस फैसले को एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बाकी अदालतों को भी 9 मई के झूठे केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को एक्विट कर देना चाहिए। एक एग्जाम्पल है गुजरांवाला की, जहां पे 51 आदमियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। उसमें भी हम अपील में जा चुके हैं क्योंकि नीचे ये जो ATC के जजेस होते हैं ना जी, इनको लॉ मिनिस्ट्री जो है वो अपॉइंट करती है और लॉ सेक्रेटरी उनको अपॉइंट करता है और उसके अंदर बहुत सी फेवर्स होती हैं। जैसे आपने देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो जज है अबुल हसन औरंगजेब ने अबुल हसनात साहब की जो क्या कहा, दिस इज द केस एवरीवेयर। जहां पे ये समझते हैं, फैसलाबाद में आप देखें, सरगोदा में आप देखें, जहां ये समझते हैं कि जज डट गया है, दूसरे जज का तबादला हो जाता है बिकॉज एक लॉ सेक्रेटरी जो है वो बैठा है, वो लॉ मिनिस्टर के कहने के ऊपर उसको उठा के बाहर फेंकता है और अपनी मर्जी का दूसरा जज लेके आ जाता है। तो मगर शेख साहब, 17 माह गुजर चुके हैं 9 मई के बाद और बार बार हमें तगड़े प्लेटफॉर्म से भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद का कहा गया। उसके बाद SSP अनुष को भी हमने इंटरव्यू किया जो बराह रास्त देख रही थी इन केसेस को, उन्होंने भी यही दावा किया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैंने सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड, किस तरह आप साबित करेंगी कि सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड ये स्कीम थी या इमरान खान बराह रास्त
نہیں یہ ان کا دعویٰ ہے مگر سر the point over here is کہ عمران خان کا بھی یہ اعتراف ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے گرفتاری سے قبل جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال دی تھی. اب پھر ہم نے دیکھا کہ ہجوم کیسے جوش میں آیا, جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہماری تنصیبات کے اوپر جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب آپ لوگ پھر the problem is I'm connecting that to today. آج پھر آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور قیادت منظر عام پر نہیں آتی, پھر ماضی کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں خان صاحب نے ایسا کنفیشن کیا ہو. اور پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے. پرامن احتجاج میں اور فلیگ فالس آپریشن میں اس میں فرق ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے قیادت کی بات کی ہے, قیادت کیوں نہیں تھی, there was a special circumstances, اور وہ یہ تھے کہ ہم نے خود عمران خان صاحب کے حکم سے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ روپوش رہیں. اور میں بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایم پی اے چیئرمینز اور ہمارے ڈسٹرکٹ ریجنل صوبائی پریزیڈنٹس وہ بھی قیادت ہوتی ہے. پتہ نہیں لوگوں نے اپنی قیادت کی ڈیفینیشن کو کیوں محدود کر لیا ہے, ایم این اے تک محدود کر لیا ہے یا سینٹرل اس میں محدود کر دیا. ہمارے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو بندے پکڑے گئے ہیں, یہ سواتی صاحب پکڑے گئے ہیں, یہ وہیں سے پکڑے گئے تھے. اور یہ جو دوسرے لوگوں پہ مقدمات ہوئے ہیں, ابھی چوک کے حوالے سے مجھ پہ مقدمات ہیں, ہم وہاں پہ تھے یا نہیں تھے, اگلوں نے تو ہمیں اس کے اندر ڈال دیا. یہ جو اب احتجاج آگے آنے جا رہا ہے جس کا ہم آلریڈی اعلان کر چکے ہیں, کیونکہ وہ اسپیشل سرکمسٹانسز اب نہیں ہے, آپ کو ساری قیادت نظر آئے گی. خان صاحب جو لائے عمل ہے اس کے حوالے سے ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے میٹنگز میں, اور ایک دو دنوں میں آپ کو لائے عمل کا پتہ لگے گا. ویسے تو ہم نے احتجاجی جلسے اور ایونٹس جو ہیں ان کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے, پشاور میں, کوئٹہ میں, then کراچی, then we'll come back to Punjab and Islamabad again. So we will be constantly in state of protest. سر یہ اب یہ ایک احتجاجی کمیٹی کا بھی آج اعلان کیا گیا ہے, مروت صاحب نے بتایا ہے, گو کہ وہ تو علن اعلان کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو حکمت عملی ہوتی ہے, وہ بڑی ناقص ہوتی ہے. یو آر ناٹ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, نہ ہی سوچ سمجھ کے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. اب جو احتجاجی کمیٹی بنا دی گئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. گنڈا پور صاحب کی وہ حمایت بھی کرتے ہیں, مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی ہیز آلسو فیلڈ ان میکنگ دا اسٹریٹجی, مگر اس فیلئر کا تو آپ سب حصہ ہیں نا سر. آج یہ کون کہتے ہیں؟ مروت صاحب. سر پہلی بات تو یہ ہے, میں اپنے کسی پارٹی کو لیگ کی یہاں پہ وہ نہیں کروں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک پارٹی نے کسی قسم کی احتجاجی کمیٹی کا اعلان نہیں کیا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو سیکرٹری جنرل کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آج وہ پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. احتجاجی کمیٹیاں ہر احتجاج سے پہلے بنتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, جب بھی کوئی ایونٹ ڈیزائن ہوتا ہے اس کی کمیٹی بنتی ہے, اس کے گروپس بنتے ہیں, اس میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور وہ رسپانسبلٹیز مختلف لوگوں کو دی جاتی ہیں. یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی نئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی ایونٹ بغیر کمیٹی کے ہو ہی نہیں سکتا. اسپیسیفک کمیٹیز بنتی ہیں, جیسے سنجانی کے حوالے سے تھی, جیسے لاہور کے حوالے سے. آج جو شعیب شاہین اور مروت صاحب نے باہر آ کے تصدیق کی ہے کہ احتجاجی کمیٹی پہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ بحیثیت سیکرٹری اطلاعات ان کے انکلوژن کا فیصلہ ہوا ہوگا, مگر کمیٹیاں تو آلریڈی ہیں اور وہی اسٹریٹجائز کرتی ہیں. آپ نے کہا کہ انفیکٹو پالیسی نہیں. سر مروت نے کہا, مروت صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی آپ سب کی. دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہے نا, وہ کئی دفعہ وہ ان کی اینک سے, ان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو شاید مطمئن نہیں ہوتے. ان کی رائے کا احترام ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاہور میں اتنا کامیاب ایونٹ ہوا, جو لوگ سنجانی میں پہنچے, جو لوگ سوابی میں پہنچے, جو کراچی آئے, جو فیصل آباد میں ہوا, جو ڈی چوک میں ہوا, جہاں ہزاروں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے گنڈا پور صاحب پہنچے. معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف وقاص صاحب, پہنچے پھر گنڈا پور صاحب غائب بھی ہو گئے نا, پھر ہیڈ لیس چکن کی طرح عوام بھٹکتے پھرتے رہے. یہ مروت صاحب بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بندہ آتا ہے غائب ہو جاتا ہے, دیگر قیادت آگے نہیں آتی. گنڈا پور صاحب کو یہ بھی غلط ہے, یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. گنڈا پور صاحب کو ڈی چوک پہ گھر بنانے کا نہیں کہا گیا. گنڈا پور صاحب کو وہاں دھرنا دینے کا نہیں کہا گیا. گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم نے ڈی چوک پہنچنا ہے نو میٹر واٹ, کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹر اور وزیر اعظم کہتا تھا کہ ڈی چوک میں چڑیا پر نہیں مارے گی. اور ہم نے ان کو گندا اور جھوٹا کیا جس وقت ایک علی امین ہزاروں لوگ لے کے ڈی چوک میں پہنچا, اینڈ دیٹ واز دا مین ٹارگیٹ. تو ہم ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری اوقات. سر جب رؤف حسن ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ان کی کہانی میں جھول ہے, وہ یہ اعتراف کرتے ہیں, ان کی حکمت عملی پہ مروت صاحب سوال اٹھاتے ہیں. آپ کی جماعت کے اندر مروت ہمارا بھائی ہے, میں I won't comment on that. سبھی بھائی ہیں نا سر, بھائی دکھی ہیں, مایوس ہیں حکمت عملی سے. دیکھیں ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم ان کے
बयानात से दुखी हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ये डेमोक्रेसी है, ये पार्टी है। अब मुझे बताएं आगे का लाहे अमल क्या है, आप चेंज क्या करने जाएंगे? जो मरवत साहब ने सजेस्ट किया है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल टियर की लीडरशिप जो है, एक अरेस्ट हो, दूसरी बाहर निकले, फिर तीसरी निकले। नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कमेटी में मेंबर हुए होंगे ना, अभी उनको हर चीज उनके हाथ में तो किसी ने नहीं दी है। ये एक कलेक्टिव फैसला होता है, सुन्नत के मुताबिक भी, इस्लामी तौर पे भी और आज के दौर में भी सब मिल के फैसला करते हैं। बहुत सी चीजें देखनी होती है। अभी 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा जब सेक्रेटरी आप रूपोशी से निकल आए हैं? जी, आप रूपोशी से निकल आए हैं? बिल्कुल जी, मैं बाहर हूँ। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि शायद मैं रूपोशी में हूँ। मैं रूपोशी में तब तक था जब तक हमें हुक्म दिया गया था। उसके बाद बी चौक के हवाले से बहुत सी नई FIRs दर्ज हुई, जिसकी वजह से मुझे पेशावर आना पड़ा और इट वाज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट पेशावर यस्टरडे। मैंने कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर प्रेस क्लब में जाकर। बिल्कुल, तो आप भी पेशावर में मौजूद हैं। बुशरा बीबी भी आज बनी गाला नहीं गई, वापस पेशावर आ गई। आपकी मुलाकात तो हुई होगी बेगम साहिबा से? जी नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। वो सियासी मुलाकातें नहीं कर रही। ठीक, तो यानी कि पेशावर में जो जलसा होगा उधर भी वो नहीं आएंगी, खिताब नहीं करेंगी? नहीं जी, वो घरेलू खातून है, वो क्यों आएगी? ठीक है, तो ये भी फैसला हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब आपकी लीडरशिप से मीटिंग की है बुशरा साहिबा ने। इसमें कोई फैसले वाली बात नहीं है। खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि घरेलू खवातीन को झूठे केसेस में ड्रैग करने की रवायत गलत है। जिनको सियासत का शौक हो, चस्के हो और उनको लीडरशिप करनी हो तो उनको जरूर, वो भी मैं कहता हूँ जायज नाजायज नहीं, उनको तो भी नाजायज नहीं करना। घरेलू खातून घर में क्यों नहीं है, पेशावर में सीएम हाउस में क्यों है? इसलिए कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जिस दिन वहां से निकली, आपने देखा होगा कि फौरी जमान पार्क के आगे पुलिस भेज दी गई। अभी इनको पता नहीं था उन्होंने कहाँ जाना है और बनी गाला हमें इतला हो गई कि पुलिस आ रही है। जैसे ही वो वहां से निकली, हमने रास्ते में क्रॉस किया, वो जो FCP और पुलिस की बसें आ रही थी, वो क्या करने आ रही थी वहां पे बनी गाला में? वहां कौन था? अगली जमानत पे आई थी। तो हमने ये देखते हुए एक सही फैसला किया और मुनासिब फैसला किया। मगर अब तो अदालतों ने कह दिया है वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है, ना ही अरेस्ट होंगी, तो फिर वो क्यों नहीं अब हिफाजत के साथ, सुकून के साथ बनी गाला जाती या जमान पार्क जाती? देखें, नवा पर्चा दे देंगे। इस वक्त अदालतों के अहकामात के साथ जो हो रहा है आपके सामने नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे जिन लोगों को ये उठा तो के ले आपको जाते अभी हैं, भी बदएतमादी और अनसर्टेनिटी है कि इनको एक बार फिर अरेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि अंसार अब्बासी साहब तो ये हवाला दे रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बावर करवाया गया है कि वो अब नहीं अरेस्ट होंगी और उनका बड़ा किरदार था रिहाई में, उन्होंने कहा। अंसार अब्बासी साहब की बात को मैं इसलिए तरदीद करूंगा कि मेरी खुद बात हुई है गंडापुर साहब के साथ, और जिस दिन से ये 1-2 दिन से ये कंट्रोवर्सीज मीडिया पे आ रही है मुख्तलिफ जगह से कि बावर हो गई, उन्होंने तासुर दिया कि मैंने छुड़वाया, फलां हो गया, ठीक हो गया, तो चीफ मिनिस्टर हैज विद क्लैरिटी एंड आई नो कि ही हैज आल्सो स्पोकन टू अंसार अब्बासी, आल्सो कॉल्ड हिम, तो कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तरदीद की है उसकी। और जो अपनी बहन है खान साहब की, नौरीन नियाजी, उन्होंने भी कहा कि डील के बगैर तो रिहाई किसी को नहीं मिलती। तो नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस हवाले से ये बात की है। हो सकता है वो भी घरेलू खातून है। वो तो जिस वक्त अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा अंदर चली गई तो उनको बाहर हसान की जो वालदा है, बड़ी बहन है हमारी, हो सकता है वो इस तनाजुर में कह रही हो क्योंकि ये हुकूमत चाहती है और ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती रही है कि किसी तरीके से खान से डील हो जाए, खान मुल्क से बाहर चला जाए, 2 साल के लिए आए ना, ये वो कहते हैं, कोशिश करते रहे। तो हो सकता है उस तरफ रिफर कर रही हो। खान तो आज आपने देखा नहीं, उन्होंने कहा मैं मुकाबला करूंगा, मैं डट के खड़ा रहूंगा, सारी जिंदगी में जेल में पड़ा रहूंगा। इंतजार पंजोता के हवाले से उन्होंने बात की है और आज तो उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि कुछ भी हो जाए मैं डट के खड़ा हूं। और सर, बहनों की जिधर बात हो रही है, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी अमूर में अलीमा खान साहिबा की मुदाखलत से परेशान है, खबर मौसूल हो रही है, और ये कि अपनी मीडिया टॉक में वो हकायक जाने बगैर क़यादत पे तनकीद कर देती हैं और मिसगाइड कर रही हैं खान साहब को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें ना जी, वो उनकी बहन है और बहनों बड़ी करीब होती हैं भाइयों के, और वो शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु सी हिम रेगुलर ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। उनके पास आती हैं, जाती हैं, मिलती हैं, बहन है, कोई मशवरा भी देती होगी, मगर ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है कि वो को मुदाखलत कर रही है और को पार्टी को उनसे कोई परेशानी है। कोई ऐसी मुदाखलत और परेशानी वाली बात नहीं है। बस एक मुनज़्ज़म गिरोह बैठा है जो मौजूदा को डिस्क्रेडिट करने के लिए रोज शोशे छोड़ देता है।
मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर कल आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लतीफ खोसा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपकी जमात के, वो बुशरा बीबी की सियासी फहम और मामलात की बसीरत के हवाले से कह रहे थे कि उनको फोकल पर्सन और तर्जुमान देखना चाहता हूं। क्या ये ख्वाहिश पार्टी में दूसरों की भी है? तो किसी की ख्वाहिश पे तो पाबंदी नहीं है ना। दूसरों की भी ख्वाहिश है सर, मैं यही पूछ रही हूँ, और लोगों की भी ख्वाहिश है। हमारी पार्टी के अंदर मौजूद है, वो खुदा ना खास्ता ये कोई फौजी पार्टी तो कोई नहीं है जिसमें किसी को अपनी राय का इजहार करना है, वो ये समझते होंगे। मगर जब बुशरा बीबी खुद ये नहीं समझती, हमेशा तो ज्यादा चुस्त तोड़ दा फायदा। आप हर पार्टी मेंबर की स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं या जाती ख्वाहिश करार दे रहे हैं सर। ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं। रऊफ हसन आपके ना सिर्फ तर्जुमान है बल्कि आपकी थिंक टैंक का हेड है, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है लतीफ खोसा। नहीं, वो हमारे सीनियर है, रऊफ हसन साहब तर्जुमान नहीं है। तर्जुमान वो अपने आप को कहते हैं तर्जुमान। हाँ, वो ऑब्वियसली जो हमारी तर्जुमानी करेगा तर्जुमान ही होगा, मगर ऑफिशियल तर्जुमान यानी कि सर ये कहीं ना कहीं धड़े तो नहीं बनते जा रहे। हम देख रहे हैं केपीके का एक माइंडसेट है, हलीमा खान आती भी हैं तो वो नहीं बताती चीफ मिनिस्टर को कि वो आ रही हैं, वो तंकीद करती हैं आप सबकी काबिलियत और लीडरशिप पे टू गेट हर ब्रदर आउट। बिल्कुल गलत, इस किस्म की कोई बात नहीं, कोई धड़े नहीं है। हमारी पार्टी में लोगों को बोलने की आजादी है और लोग आजादी से बोलते हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े होते हैं वो सफाइयां देते हुए। अल्टीमेटली जो ऑफिशियल स्टांस ऑफ द पार्टी होता है वही स्टांस होता है, मगर ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि जहां हम लोगों के मुंह बंद कर दें। लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि पार्टी हैव टू अडॉप्ट देयर विशेस एंड देयर स्टांसेस। एंड शेख साहब, एक आज बड़ी गैर मामूली चीज देखने को मिली और उसकी मुजम्मत भी करनी चाहिए। हमारे साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को निकलना पड़ा जब उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। सर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा, आप करें मजम्मत, मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त आप कुर्सियों के ऊपर बैठे हो तो और आप ऐसे गंदे फैसले करें, आप इंसाफ जो है उसकी नफी करें, आप पार्टी बन जाएं, आप मुनसिफ हो और पार्टी बन के आप लोगों से बैट छीन लें, आप जाती हैसियत में उन पे ऑब्जर्वेशंस दें, आपकी फैमिली जो है वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ बातें करे, तो फिर अवाम का हक है। दूसरी बात है, जो कुछ हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, वो हमारे कानून में या हमारे हिसाब में नहीं है। अगर कोई उसके साथ ये करता है फायज ईसा जैसे आदमी के साथ तो कर सकता है, मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा उसकी। अच्छा सर, मैं आप मुजम्मत करना नहीं चाह रहे, मगर एक बड़ी गलत रीत ये है, चाहे 90 की दिहाई में बीबी की किरदार कशी हो, 2000 में नवाज शरीफ के सामने सब कुछ होकर आया। आई मीन कहीं ना कहीं तो दिस हैज टू स्टॉप। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब किरदार कशी, इट्स नॉट किरदार कशी, इट इज यू बीइंग ट्रीटेड आफ्टर योर करतूत्स। सर गलीज गालियां दी गई हैं, आर यू कंडोनिंग दिस? मैं तो उसकी बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा। फायज ईसा के साथ अवाम जो करती है बिल्कुल मजम्मत नहीं करूंगा, नॉट एट ऑल। ओके। और सर शेख साहब, अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को साबिक चीफ जस्टिस की बरतानिया में जो हमारे हाई कमिश्नर की गाड़ियों के ऊपर नहीं, वो कह रहे मुलविस अफराद का सुराग लगाने की टास्क दे दी और कह रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट भी मनसूख होंगे, शनाख्ती कार्ड भी मनसूख होंगे और कैंसिल होंगे। मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं भाई, इंग्लैंड के अंदर सुराग लगाने की जरूरत क्या है? वो तो उन्होंने खुद अपनी वीडियोस चलाई है उन लोगों ने। वो जो बच्चे बच्चियां वहां पे मौजूद थे उन्होंने तो ट्विटर कर करके थे, फेसबुक पे अपनी वीडियो तो आप दिखाइए ना कि सुराग लाना चाहिए। दूसरी बात है, ये इंग्लैंड के रहने वाले लोग जो है वो कब से पाकिस्तान की लीगल जुरिस्डिक्शन में आ गए थे? इन्होंने उन्होंने पर्चे तुसी उन्होंने पासपोर्ट, उन्होंने शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर नहीं सकते। एक रिट होगी और ठक करके मुंह के ऊपर मारेंगे वो फैसला। और वहां पे अगर आप ये करेंगे तो उनको तो वहां और ज्यादा सहूलतें मिलेगी। वो लंदन वालों को पता लग जाएगा कि जिस वस्तायत की वो बात करते हैं वो ठीक है। ये तो हमें मजाक वाली गल है, छोड़ो। और आखिरी सवाल सर, 10 दिन से आप लोग एक डेथ सेल का कह रहे हैं, खान साहब को रखा गया, अभी भी मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दी है वन ऑफ द मेनी चीफ मिनिस्टर साहब ने। सो क्या आप लोगों को अभी तक कोई यकीन दहानी कराई गई है कि उनको तमाम तर सहूलियात वापस दे दी गई हैं और खाने के हवाले से भी जो तमाम तर रिजर्वेशंस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं? एंड ऑल्सो क्या अभी भी जान को लाहक खतरात के हवाले से एप्रीहेंशंस हैं? बिल्कुल एप्रीहेंशंस हैं जी, और कोई नहीं अभी यकीन दहानी कराई गई। को हमारे लोग आज मिले हैं, देखते हैं कल तक क्या सूरत हाल होती है। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कहते हैं कि खत्म हो रहा है और खत्म होने जा रहा है, इसी किस्म की गुफ्तगू चीफ मिनिस्टर साहबा ने की थी वजीराबाद के इंसिडेंट से पहले सन 2022 में, और ये इंसिडेंट हो गया था। उस वक्त भी इंग्लैंड जा रहे थे इनके और इनकी फैमिली के लोग। अब भी इन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है, और उस वक्त आपको याद होगा डन एंड डस्टेड और हादसे का इंतजार ना करो, मुझे ये याद है।
आज भी जो है इन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है तो बिल्कुल डॉट्स में ला के हमें ये खदशा है, और हमने बिल्कुल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कल कहा ये धमकियां शमकियां मत दे, क्योंकि ये मामलात जो अवाम अगर खान की जिंदगी, उसकी सलामती, उसकी सेहत के हवाले से कोई नुकसान हुआ तो ये अवाम जो है ना, ये फिर कानून नहीं खेलेंगे। आप वजीर इत्तलात हैं अपनी जमात के, सर आप वजीर इत्तलात हैं अपनी जमात के, सेक्रेटरी इत्तलात हैं, मुझे बताइएगा कि ये क्या बना है ज़ैन कुरैशी और तमाम तर शो कॉज नोटिस जो आप लोगों ने दिए थे? क्योंकि आज तो मौलाना साहब ने भी कहा मेरे 8 वोट ना भी होते तो 11 बंदे पक्के पकड़े गए थे, आप लोगों ने दिए हुए हैं, किसी ने अपनी वजाहत दी है, किसी को क्लियर किया या नहीं? जी उनकी वजाहतें आ गई हैं, उनकी वजाहतें आ गई हैं, और ये मेरे ख्याल में 1-2 दिन में पार्टी जो है फारिग हो जाए, क्योंकि खान साहब की मुलाकातें अब खुली हैं, बहुत सा एक पेंडिंग इश्यूज थे और बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस आ गए हैं। पार्टी उनकी वजाहत देखेगी, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन और जो भी कमेटी है, इफ उन्होंने देखा कि ये मुतमिन है तो ठीक है, नहीं तो उनको बुला के उनसे बात-पूछ भी की जा सकती है। खान साहब का रद्द अमल क्या था? क्या ज़ैन कुरैशी के नाम पे कोई स्पेसिफिक रद्द अमल दिया उन्होंने? नहीं जी, नो डिस्कशन ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की गुफ्तगू सुनी। इस अदम बर्दाश्त के माहौल में ना सिर्फ वो काजी फायज ईसा पर कसे जाने वाले जुमले और गालियों की मजम्मत नहीं कर रहे, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी किसी जलसे जुलूस से खिताब नहीं करेंगी, ना ही कोई सियासी अज़ाइम रखती हैं। वो इसलिए पेशावर वापस आ गई क्योंकि अभी भी अरेस्ट होने के खतरात लाहक हैं। आपको बताते चले नाजरीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बेहतरीन मंसूबा कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया है। मरियम नवाज साहिबा का यह कहना था कि 7 माह में मंसूबे फाइलों से नहीं निकलते और हमने कैंसर अस्पताल पर काम शुरू कर दिया है। कैंसर अस्पताल में कैंसर की हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मजीद कहा कि मेरी टीम को यह फिक्र थी कि 55 अरब रुपए का यह मंसूबा बंद तो जाएगा, लेकिन यह चलेगा कैसे? यह इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी टीम को यह बात कहकर राजी किया कि अगर सूबे के पास पैसा है और अवाम कैंसर से मर रही है और उनके पास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है तो यह पैसा किसी काम का नहीं है। वजीर आला पंजाब का कहना था कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैंसर अस्पताल का नाम नवाज शरीफ के नाम पर क्यों रखा, आवाम के पैसे से अस्पताल बन रहा है तो इस पर नवाज शरीफ का नाम क्यों रखा? मरियम नवाज का जवाब था कि जहां नवाज शरीफ का नाम आता है वहां लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं। ये सवाल पूछते हैं कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा? पैसा तो अवाम का है, अवाम के पैसे से अगर अस्पताल बना रहे हैं तो उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम क्यों रखा? तो मैं ये बड़े अदब से पूछना चाहती हूँ, वो 3 मर्तबा का वजीर आजम है, उसका हक बनता है कि ये उसके नाम पे हो। उसकी एक और वजह है, उसकी वजह ये है कि जहां नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि इसका नाम नवाज शरीफ के नाम पे क्यों रखा। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले पर अमल दरामद की हदायत करते हुए एक बार फिर तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अपनी जेब से तरक्याती काम करवाएं तो फिर अपने नाम की तख्ती भी लगा लें। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कोई बादशाहत नहीं। पाकिस्तान में अवाम किसी हुक्मरान की रियाया नहीं है। 15 दिसंबर 2011 में भी बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जनाब काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था कि अवामी मकामात जैसे कि अस्पताल, सड़कें, कॉलेजेस और पार्क्स वगैरह ऑफिस होल्डर्स के नाम पे नहीं होने चाहिए। फरमाया था कि ये मुल्क कोई किंगडम नहीं है कि ऑफिस होल्डर्स अपने नाम पे अवामी मकामात बनवाएं। ये इक़दाम मावराए आइन है। अवामी मकामात के नाम गैर मुतनाज़ शख्सियात के नाम पर होना चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी हों। वो मरहूम सियासतदान भी हो सकते हैं। अवामी मकामात अवाम के पैसे से बनाए जाते हैं, लिहाजा उनका नाम अवामी यगांगत और इत्तेहाद की इलामत होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की तकसीम की। मरियम नवाज की दलील ये है कि चूंकि अवाम मियाँ साहब पर आंखें बंद करके एतमाद करती हैं सो मियाँ साहब के नाम की तख्ती उनका हक है। नाज़रीन, अवाम के एतमाद का वाहिद इजहार उनका वोट है। मियाँ साहब को हालिया इंतखाब में हल्का NA-15 मानसेरा से अवाम ने सरहन मुस्तरद कर दिया था और कौमी असम्बली के हल्का NA-130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया हुआ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन हार चुके हैं। मियाँ साहब की सियासत में अमलन मौजूदगी और जीती हुई नशिस्त दोनों पर बराबर एतराज़ उठे हुए हैं। एक वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। IMF को सबसे पहले बैरूनी फाइनेंसिंग की कमिटमेंट देने के बाद अब सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी को $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करेगा, यानी कि बराह रास्त सरमायाकारी में $600 मिलियन का यकमुश्त इजाफा।
اور یہ اعلان آج سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اب جبکہ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ایسے میں ریاستی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ IMF کے جس سے پاکستان کو خسارے میں چلنے والے ریاستی ملکیتی اداروں کی فروخت اور اسٹرکچرل ریفارمز کی شرط پر $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج ملا ہوا ہے۔ پاکستان بظاہر اس شرط پر عمل درآمد کرنے میں یا تو سنجیدہ نہیں یا پھر موجودہ سیٹ اپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جس کا ہم نے گزشتہ روز آپ کو بتایا کہ PIA کے لیے صرف ایک کنسورشیم نے بولی دی ہے۔ حالانکہ حالیہ PIA نجکاری پروسیس کو شروع ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ PIA کے 60% شیئرز کی نجکاری دیے گئے ٹائم فریم میں مکمل نہیں ہو پائے گی۔ نجکاری کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 بولی دہندگان کو شارٹ لسٹ کیا تھا، جن میں فلائی جنا، YB ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، ایئر بلو لمیٹڈ، پاک ایتھنال پرائیویٹ لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ اور بلو ورلڈ سٹی شامل تھے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے ابتدائی طور پر جون تک ایئر لائن کی نجکاری کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس معاملے میں تاخیر کی وجہ سے ڈیڈ لائن کو 31 اکتوبر تک بڑھا دیا گیا تھا، اور اب جبکہ صرف ایک کمپنی کی طرف سے ارنسٹ منی جمع کروائے جانے کے بعد کل کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اجلاس کرے گی۔ اب اجلاس میں یہ غور کیا جائے گا کہ پروسیس کو آگے بڑھایا جائے یا نہیں۔ بڈنگ پروسیس میں 30 روز کی ایکسٹینشن کے باوجود صرف ایک بولی موصول ہونے پر ذرائع وزارت نجکاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ نجکاری پروسیس میں اب مزید تعطل نہیں ہوگا، اور چاہے ایک ہی بولی جمع کیوں نہیں ہوئی، اس بولی کو کھولا جائے گا اور نجکاری پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ہمارے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شارٹ لسٹ کی جانے والی کمپنیوں نے حکومتی شرائط پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت PIA کی نجکاری کرنا چاہتی ہے تو 100% شیئرز فروخت کے لیے متعارف کروائے جائیں، وگرنہ وہ بڈنگ پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اب ایسا ہی ہوا ہے۔ ساتھ ہی بولی لگانے والی کمپنیوں نے PIA ملازمین، PIA کے خسارے اور واجبات کا حل بھی نکالنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ نئے اور موجودہ روٹس میں تبدیلی جیسے مختلف معاملات پر حکومت کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مسلم لیگ نواز دور حکومت میں نجکاری پروسیس کا حصہ رہنے والی ایک اہم شخصیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہاں سیاسی ول کی کمی ہے، وہیں کسی ادارے کی نجکاری کرنا ایک پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت کے سربراہ شہباز شریف نے جن افراد کو PIA کی پرائیویٹائزیشن کا ٹاسک دیا ہے وہ اس عہدے کے اہل نہیں۔ ان کے بقول موجودہ حکومت کی صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح PIA کو فروغ کر دیا جائے، مگر 6 کمپنیاں جنہیں شارٹ لسٹ کیا تھا انہیں مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، جبکہ کمپنیوں سے منافع بخش روٹس اور ملازمین کے حوالے سے بھی قائل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وزارت نجکاری کے 2 مختلف ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور بالخصوص پیپلز پارٹی PIA کی نجکاری کی آج بھی مخالفت کرتی ہے، اور اس کی وجہ وہ سیاسی بھرتیاں ہیں جو مختلف ادوار میں کی گئیں۔ اس وقت اگر PIA کی بیلنس شیٹ کو دیکھ لیا جائے تو PIA CEL کے کل اثاثوں کی مالیت 160 سے 170 ارب روپے کے درمیان ہے، مگر صرف گزشتہ سال کے دوران 75 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ واجبات بڑھ کر 825 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ PIA کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایئر لائن کی جس نے ایشیا کی بڑی ہوائی کمپنیوں کو تشکیل دیا، ان کو گائیڈ کیا، وہ 2011 سے مسلسل خسارے میں ہے۔ مسلم لیگ نواز مسلسل PIA اور دیگر اداروں کی نجکاری کی بڑی حامی تو رہی ہے، اور 2013 میں بھی کابینہ کے پہلے اجلاس میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر ہم خسارے میں چلنے والے ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری نہیں کر سکتے تو ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے سامنے ہو رہا ہو اور ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے، اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ کیوں نہیں خیال آیا یہ پہلے سال بند ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ ہیمریج یا بلیڈنگ ہو رہی ہے ان اداروں میں، ان کو فی الفور بند ہونا چاہیے، ان کے لاسز کو فوری طور پہ ختم کرنا چاہیے۔ 2015 میں پہلی بار PIA کی فروغ کی سنجیدہ کوشش کی گئی، مگر اس وقت کے اپوزیشن نے اس پروسیس کو اس وقت ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا جب مظاہرے شروع ہو گئے اور PIA کے آپریشنز بند کر دیے گئے، جبکہ اسی عرصے کے حوالے سے بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار PIA کی نجکاری نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے نجکاری عمل کو بالکل جام کر دیا تھا۔ ہمارا جو ٹاسک تھا نا مہر، وہ یہ تھا کہ 3 بڑے ہاتھی ہیں، اور ہم نے اکتوبر 2015 میں
یہ تین اینٹیز جو تھی فیسکو، اسٹیل مل اور پی آئی اے، وی ور ایٹ دا لاسٹ ویری لاسٹ. پھر ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے، ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں، کیونکہ خورشید شاہ جو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کی خواہش تھی. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ فیسکو، اسٹیل ملز، پی آئی اے تمام کی نچکاری آخری سٹیجز پہ تھی، ڈار صاحب نے رکوا دی. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. المیہ یہ ہے کہ ہماری تمام سیاسی قیادت یہ جانتی ہے کہ پی آئی اے کے مسائل کیا ہیں اور یہ ملکی خزانے پر کتنا بڑا بوجھ ہے. دنیا کے اندر 150-200 لوگ ہوتے ہیں ایک جہاز کے ساتھ منسلک. پی آئی اے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 700 یا 750 ہے. اس کو ہم ذمہ داری ہے ٹھیک کر دیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. مجھے بڑا قوی یقین ہے کہ ہم پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صرف مقصد یہ نہیں کہ پی آئی اے کے جو لاسز ہیں اس کو ختم کریں، صرف ان کو ختم کریں بلکہ پی آئی اے کو ایک بہت اچھی ایئر لائن بنائیں. اسٹیل مل اور پی آئی اے دونوں کے لیے ہم نے مینڈیٹ دیا تھا ریسٹرکچرنگ پلانز کا. پی آئی اے کی پریزنٹیشن مجھے اسی کمرے کے اندر ہو چکی ہے. پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن ہے پی آئی اے کے ریوائول پلانز کی. وہاں سے انڈورسمنٹ ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے ای سی سی کے اندر جا کے اس کو فارملی اپروو کر دیں گے. ان دا منتھ آف اپریل ای سی سی شوڈ بی انڈورسنگ دی ریوائول پلانز، ٹرن اراؤنڈ پلانز فار پی ایس ایم اینڈ پی آئی اے بوتھ. پی آئی اے کے اوپر اس وقت جو لاسز ہیں 450 بلین روپیز کے ہیں. ایک فائنینشیل ریسٹرکچرنگ پلان بنا ہے جس میں پی آئی اے کو فلیٹ دیا جائے گا اور لوگوں کی جو تعداد ہے 14,000 سے کم کر کے 7,000 کر دی جائے گی. ہمارے ملک میں 5 ایئر لائنیں ہیں. ایک ایئر لائن ہے پی آئی اے، 90 ارب روپے کا اس سال نقصان کرے گی. اس ایئر لائن کو اگر آپ بیچ دیں یا بند کر دیں، 20 ارب روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں، بھائی تنخواہ گھر پہ بٹھا کے دو، کوئی مسئلہ نہیں. پی آئی اے جس کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے، اگر یہ اس حال میں پڑی رہی 20-30 میں 259 ارب کا خسارہ ہوگا. افورڈ کرتا پاکستان؟ اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. ان حالات میں جب حکومت آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہے اور خسارے میں چلنے والے ریاستی ملکیت اداروں کی نچکاری کرنے کا پورا ارادہ بھی رکھتی ہے، لیکن ایسے وقت میں پاکستان کے سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر چین نے پاکستان میں اپنے شہریوں اور سرمایہ کاری کو درپیش خطرات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے اس سلسلے میں مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے لیے شہریوں کی حفاظت اہم ترین معاملہ ہے. چین کی 75ویں قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر نے یہ بھی کہا کہ صدر شی جن پنگ نے پاکستانی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں متعدد مواقع پر اس بات پر زور دیا ہے کہ چین پاکستان سے تحفظات کا اظہار بھی کرتا رہا ہے. ناظرین، ان حالات میں کہ جب لا اینڈ آرڈر کے اپنے مسائل ہیں، اکنامک مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں، آئی ایم ایف کی شرط کے باوجود ریاستی ملکیتی اداروں کی نچکاری نہیں ہو پا رہی، گردشی قرض بڑھ رہا ہے، ٹیکس ہدف حاصل نہیں ہو رہا ہے، ایسے میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ اور سوئی سدرن گیس پائپ لمیٹڈ نے گیس کی قیمتوں میں 45% اضافے کی درخواست بھی کر دی ہے. سادہ الفاظ میں آپ خیر منا لیجئے، کیونکہ سردی کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نہ صرف شاید گیس نہ ملے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ 54% مہنگی ملے گی. پرائرٹیز آر ایوری تھنگ. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.